हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर वैसे तो आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, हालांकि मैंने आपके लिए कुछ दिनों के लिए आईएएस की परीक्षा को देखते हुए दृष्टि आईएएस की सीरीज़ को लाया था, जिसके अंतर्गत कल तो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, लेकिन आप लोगों की डिमांड के बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक वीडियो और बना देते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, जीव विज्ञान से। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कैराबिड बीटल्स का अंतर यानी सेंटीपीड्स, ठीक है। सेंट मतलब क्या 100 होता है, और पीड्स यानी कि पैर, ठीक है। इसी तरह से होता है मिलीपीड्स भी, यानी कि उसके मिलियंस पैर होते हैं। तो ये कीड़े मकोड़े की प्रजाति है, मतलब रेंगने वाले जो कीड़े जैसे कनखुजरा, ये सब, मक्खियाँ, दीमक, बर्रा या वास्प। उपयुक्त जीवों की कितने प्रकार में परजीवाभ जातियाँ यानी पैरासिटाइड स्पीशीज पाई जाती हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 या सभी 5? राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल 3। आइए व्याख्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? यानी मच्छरों को भगाने के लिए, मॉस्किटो रेपेलेंट। जैसे आपने ऐड देखा होगा ना ओडोमॉस का। ओडोमॉस में क्या है, लगा लो मच्छर नहीं काटेगा, तो उसमें कुछ तो मिलाया होगा, यानी कि उसको मॉस्किटो रेपेलेंट कहते हैं। प्राकृतिक, तो ये तो आर्टिफिशियल हो गया। प्राकृतिक रूप से मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में क्या किया जाता है? तो लेमन घास का यूज़ करते हैं। कांग्रेस घास मूल रूप से अमेरिका, मैक्सिको तथा वेस्ट इंडीज क्षेत्र में पाई जाती है। भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका में ये आक्रमणकारी प्रजाति के रूप में पाई जाती है। ये मच्छरों की शरण स्थली है। कौन सी? कांग्रेस घास। ये पशुओं में त्वचा संबंधी समस्याओं एवं मनुष्यों में श्वसन संबंधी समस्याओं हेतु उत्तरदायी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सी? कांग्रेस घास। कांग्रेस घास क्या करती है कि ये मच्छरों की शरण स्थली है, यानी मच्छर इस पर बहुत लगेंगे, और ये मनुष्यों में सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और पशुओं में त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। एलिफेंट घास को नेपियर घास या युगांडा घास के नाम से भी जाना जाता है, और ये मूलतः अफ्रीका में पाई जाती है। इसका उपयोग फसलों में लगने वाले कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, लेमन घास में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी पाया जाता है, जो कि क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। इसमें सिट्रोनेला नाम का तेल पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। सिट्रोनेला तेल किससे पाया जाता है? लेमन घास से, जिसकी तेज सुगंध के कारण ही ये क्या है, प्रतिकर्षी का कार्य करना है। यानी कि इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है सिट्रोनेला ऑयल में कि जिसकी वजह से मच्छर भाग जाते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। नट घास को मोथा के नाम से भी जाना जाता है। ये खेतों के लिए सर्वाधिक खराब खरपतवार के लिए जानी जाती है। इसको भी ध्यान रखेंगे कि खेतों के लिए सबसे बेकार खरपतवार कौन सा है? नट घास, जो फसलों को बर्बादी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। हालांकि इसके औषधीय गुण के कारण इसका प्रयोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, विषाणु, और एक और होता है रोगाणु, ठीक है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, जो कि अच्छे बुरे दोनों होते हैं, यानी कि कुछ हमारे जैसे दही में भी तो बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए क्या हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, और अगर वो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं तो उनको रोगाणु यानी कि जर्म्स कहते हैं। और कवक यानी कि फंजाई या फंगस, और विषाणु जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, यानी कि वायरस। उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? संवर्धित यानी कि इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, विषाणु क्या होता है? विषाणु यानी कि जो वायरस है, वो अपने आप, मतलब कृत्रिम रूप से हम इनको नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे? क्योंकि इनकी अपनी जो होती है बॉडी पूरी तरह से नहीं होती है, इसमें कई पार्ट्स मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से ये जब बाहर होते हैं तो क्या होते हैं, ये सुप्त अवस्था में होते हैं या फिर डेड माने जाते हैं। जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं, यानी इनको जब जीवित कोशिका मिलती है, तभी फिर इनका रिप्रोडक्शन हो पाता है।
आइए व्याख्या देखते हैं। वायरस में अकोशीय अतिसूक्ष्म जीव हैं जो जीवित कोशिका में ही पुनरुत्पादन यानी कि रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। ये शरीर के बाहर मृत या सुप्त अवस्था में होते हैं और जब शरीर या जीवित माध्यम मिलता है तो फिर ये भी क्या हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। केवल जीवित कोशिका में ही इनकी वृद्धि संभव है, इसीलिए इनको कृत्रिम रूप से संवर्धित नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल रूप से, क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनको जीवित कोशिका चाहिए। इसी तरह से बैक्टीरिया जो कि कोशिकीय सूक्ष्मजीव हैं और कवक जो कि बहुकोशीय जीव हैं। ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया कोशीय सूक्ष्मजीव हैं और कवक बहुकोशीय है। बैक्टीरिया और कवक दोनों को कृत्रिम रूप से हम इंक्रीज कर सकते हैं। एडिनो वायरसों में एकल तंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु डीएनए संजीन यानी जीनोम होते हैं। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो पूरी तरह से डिफिशियंसी यानी कि बेकार हो जाती है। ठीक है, और एड्स डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी। तो केकड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि उपयोग सभी जीव ऑर्थोपोडा संघ के हैं, लेकिन इनमें से बिच्छू, मकड़ी और बरूथी ये तीनों आर्किनिडा वर्ग के हैं, जबकि केकड़ा मेलिकोस्ट्रा वर्ग का जीव है। जंतु जगत में आर्थ्रोपोडा संघ जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, ये ध्यान रखेंगे। इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं? संधि युक्त पाद यानी पैर, खुला रुधिर, परिसंचरण तंत्र इत्यादि। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट। मतलब कि कुतरने वाले जो होते हैं जैसे चूहे, इनको रोडेंट्स या कृंतक बोलते हैं। उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जाता है? तो इसमें से कौन कौन सा है? ऑप्शन सी यानी कि सब में होता है। अच्छा, ये शीत निष्क्रियता क्या है, जिसको कि हाइबरनेशन भी बोलते हैं? इसका मतलब ठंड के समय में जो बहुत देर तक ये क्या करते हैं, एक किसी जगह पर जा कर के आराम करते हैं और ठंड बीतने के बाद वापस आते हैं। तो यानी शीत के समय में, ठंड के समय में ये निष्क्रिय हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। शीतोष्ण एवं शीत कटिबंधियों में निवास करने वाले जीवों को शीत ऋतु के प्रति यानी ठंड के प्रति निष्क्रिय और औसन अवस्था को हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता कहते हैं, जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं और इस अवस्था में अधिकांश शारीरिक क्रियाएं रुक जाती हैं। इनका श्वसन दर भी बहुत कम हो जाता है। इस दौरान जीव दीर्घकाल तक यानी बहुत लंबे समय तक पूरी तरह से निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है, या कह सकते हो कि सोया ही रहता है। यह क्रिया नियत तापी तथा अनियत तापी दोनों प्रकार के प्राणियों में पाया जाता है। शीत निष्क्रियता में जाने से पहले जंतुओं को दीर्घकाल तक अर्थात जाड़े के पूरे मौसम हेतु पर्याप्त ऊर्जा संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। शीत निष्क्रियता दर्शाने वाले जीवों में भालू सबसे महत्वपूर्ण जीव है। इसके अलावा सांप, मधुमक्खियाँ, चमगादड़, कृंतक, इनमें भी शीत निष्क्रियता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुर उद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट के रूप में यूज होता है। नहीं, नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधीय उद्योग में होता है। जाहिर सी बात है, नीम में बहुत ही औषधीय गुण होते हैं। तो 1 और 3 सही, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, नीम के बीज और तेल का प्रयोग स्नान के लिए प्रयुक्त साबुन, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक उत्पाद, आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा ये कीटरोधी यानी इंसेक्टिसाइड है, कीटाणुनाशक यानी पेस्टिसाइड के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो है अजारीदारिन
क्या है, एक यौगिक है, एक कंपाउंड है जिसमें नीम का उपयोग उर्वरकों में यानी फर्टिलाइजर्स की तरह किया जाता है। इसके अलावा कुछ बायोडीजल भी हैं, जैसे शैवाल, कैमलाना, कैस्टर बीन, तुम्बा, फ्लैक्स, जोजोबा इम्पॉर्टेंट है, कोको, महुआ तथा जेट्रोफा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, इनमें से कौन सी स्तनधारी है? तो समुद्री घोड़ा तो नहीं है, समुद्री गाय और समुद्री सिंह है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समुद्री गाय एक विलुप्त शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जीव है, सारेनिया वर्ग का सबसे बड़ा जीव है और इसके सबसे नज़दीकी रूप से जो जुड़ा जीवित जीव है ये डुगोंग है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट यूपीएससी का प्रश्न है। समुद्री सिंह एक मांसाहारी समुद्री स्तनधारी जीव है। हिप्पोकैम्पस वंश के 54 मछलियों की प्रजातियों को समुद्री घोड़ा उपनाम से भी जाना जाता है। कवकमूलीय जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थल के पुनर्वास में उपयोग में लाया गया क्योंकि कवकमूल के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है, रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। तो इसमें से तीनों ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ कवक पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, इन्हें कवकमूल या माइकोराइजा कहते हैं। इस क्रिया में पौधे तथा कवक दोनों का लाभ होता है। आपको मैंने सहजीवी इकोलॉजी वाले सीरीज में अच्छे से बताया था। वर्तमान में कवकमूलीय जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वास के लिए किया जा रहा है। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से पौधे में सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, पौधों में पीएच यानी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तथा पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है। कवकमूल एक सहकारिता संबंध का उदाहरण है। माइकोराइजा दो तरह का होता है। प्रथम इक्टोमाइकोराइजा जिसमें कवक पौधों के जड़ की कोशिका को भेद नहीं पाता, जबकि दूसरा इंडोमाइकोराइजा जिसमें कवक पौधे की जड़ की कोशिका को भेद लेता है। अच्छा, पीएच स्केल में वैल्यू कहाँ से रहती है? 0 से लेकर के 14 तक होती है, यानी 0 से 7 के बीच अगर है तो ये अम्लीय होगा, 7 पर न्यूट्रल होता है और इसके बाद है तो क्षारीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणुओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते। विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, ये तो गलत ही होगा क्योंकि नहीं कर सकते। तीसरा है, विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविक संवाहकों द्वारा होता है। संचारण की बात कर रहा है, ना कि संवर्धन की। तो संचारण तो हो जाता है ना, जैसे कोरोना में ही क्या बोलते थे कि बार बार हाथ धुलने को बोलते थे, ताकि हाथ पे जो या किसी के मास्क लगाने को क्यों बोलते थे कि दूसरे के छींक से हमें वायरस क्या आ जाएगा, हमारे बॉडी पर आ जाएगा। ठीक है, तो संचारण तो किसी भी माध्यम से हो रहा है ना, केवल एक जीव से दूसरे जीव में नहीं होता था, हवा के द्वारा भी हो जा रहा था। तो इसीलिए ये वाला भी गलत है और ये भी गलत है कि किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित करते नहीं, केवल जीवित माध्यम में। अभी हमने देखा भी है पिछले क्वेश्चन में, केवल जीवित माध्यम में ही इसको संवर्धित कर सकते हैं। तो ओनली ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में ईस्ट यानी इच्छित जो चाहिए रिक्वायर्ड खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स नहीं रहते। अधिकांश मूल रूप से नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। प्रतिरोपण के दौरान यानी जब लगा रहे होते हैं पौधा, अधिकांश मूल रोम यानी कि जो उसके रोम हैं वो नष्ट हो जाते हैं। प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अब पत्तियां कहाँ से आ जाएंगी प्रतिरोपण के दौरान? अभी पत्तियां तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, इसमें से बी भी नहीं होगा। तो कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मूल रोम मतलब कि रूट हेयर्स। नेक्स्ट है, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, जैसे फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर में क्यों अधिक समय तक चलते हैं? सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है,
श्वसन की दर घट जाती है या आर्द्रता बढ़ जाती है? तो श्वसन की दर घट जाती है, जिससे कि बैक्टीरियाज नहीं पनप पाएंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है पीड़कों यानी पेस्ट को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया? सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशनों में उड़ने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना, या उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी 1 to 4, क्योंकि अंतरिक्ष यान वाली बात गलत हो गई। नेक्स्ट, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, इनमें से कौन से परागकणकारी हैं? तो फूलों के बीच में पराग होता है ना, पता होगा आपको, तो वो एक से दूसरी जगह ले जाने वाले होते हैं। ये सारे ही होंगे। नेक्स्ट, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, पुष्पीय, पादप। उपयुक्त जीव प्रकारों में से किसकी या किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़न नाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इन तीनों का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लास्ट सीरीज़ थी ये दृष्टि के प्रीवियस ईयर वाली। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर मिली है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी परीक्षाओं के लिए आपके जीएस की अच्छी बुक्स की सीरीज़ आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो आपके अगर आईएएस की परीक्षा है तो आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।